नमस्कार। विद्या एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं भारती भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोगों के विवेचन का जो विषय है वो बहुत ही ज्वलंत सा विषय है, जिसको हम लोग महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट के नाम से जानते हैं। ये पिछले कई दशकों से हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसको लिखने के पहले, चाहे वो आप लेख के रूप में लिखें या किसी क्वेश्चन के आंसर के रूप में लिखें, उसमें सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वुमन एम्पावरमेंट क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। तो अगर हम लोग बहुत संक्षेप में देखें तो सदियों से हमारे यहाँ मीन्स पूरे हमारे समाज में, वो किसी एक राज्य की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में तो विशेष करके लैंगिक भेदभाव बहुत ही प्रखर रहा है। लैंगिक भेदभाव में स्त्रियों को हमेशा दोयम दर्जा दिया गया, क्योंकि हमारा ये देश जो है वो पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था वाला देश है। लगभग हर जाति विशेष, वर्ग विशेष में आपको ये दिखाई देगा कि हमारे परिवार के प्रधान पुरुष ही रहे हैं। लेकिन इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमारी नारियों का काफी शोषण हुआ, और इतना अधिक हुआ कि उसको लास्ट में एक स्पेशल विशेषण से परिभाषित किया जाने लग गया, अबला नारी, ऐसी नारी जिसमें बल नहीं है। अगर कुछ हमारी शारीरिक संरचनाओं की बात की जाए या शक्ति की बात की जाए तो हो सकता है कि स्त्रियां पुरुषों से पीछे हैं। जो काम शारीरिक रूप से जिसमें ताकत लगाने की जरूरत होती है, उस काम को पुरुष बहुत सहजता से करता है, लेकिन नारी अपनी कोमलता के कारण शायद उन कार्यों को नहीं कर पाए। पर अगर और किसी भी क्षेत्र में देखिए तो आज की नारियां अपने आप को हर क्षेत्र में प्रूव कर चुकी हैं कि वो कहीं भी, उन्हें अगर मौका दिया जाए तो पुरुषों से वो पीछे नहीं रहने वाली हैं। आप घर घर आजकल इस कहानी को देखते होंगे। कोई आपको सिनेमा जगत में बहुत आगे दिखाई देगा, किसी को आप ये देखते हैं कि वो कसरत वाले क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं। आप ये देख रही है ट्रक चला रही हैं महिलाएं, क्या नहीं कर रही हैं। व्यापार के हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी है, यहाँ तक कि हमारे देश में तो देश भी चला रही हैं, राज्यों को चला रही हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं न कर पाए। तो वैसी स्थिति में भी उनके साथ भेदभाव क्यों होता है, क्यों हो रहा है, और इसे कैसे खत्म किया जाना चाहिए, ये हमेशा चर्चा का विषय रहा है। बिहार भी इस क्षेत्र में अगर कहा जाए तो कदम से कदम मिला के वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने को तैयार है। भले यहाँ सुगबुगाहट थोड़ी देर से आई, क्योंकि समाज और क्षेत्रों से थोड़ा ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इन सब के पीछे अगर कारणों का विश्लेषण किया जाए तो बहुत सारे कारण तो दिखाई देंगे, लेकिन मुख्य कारणों में आपको क्या दिखाई देगा कि हमारी महिलाओं को इसलिए दबाना आसान हुआ क्योंकि सबसे पहले तो वो कंप्रोमाइजिंग नेचर की तो होती ही है, साथ ही साथ उनमें शिक्षा का अभाव रहा। एक लंबे समय तक उनको शिक्षा से वंचित रखा गया। उसी से जुड़ा हुआ फिर उसका परिणामी अगर कहा जाए रिजल्टेंट आपको क्या दिखाई देता है कि हमारी महिलाएं जब शिक्षित नहीं हुई तो बहुत सारे रोजगार वाले क्षेत्र उनके लिए ब्लॉक हो गए। यही नहीं, उनको कई तरह के विशेषण की, जैसे भाई तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम बुद्धू हो, तुमको समझ नहीं आता है, नारियों का दिमाग नहीं होता है। यहाँ तक कि हमने तो कल भी एक सोशल मीडिया में किसी पोस्ट में लिखा हुआ था कि कोई पजल सी चीज थी और उसके ऊपर कैप्शन लिखा हुआ था, लड़कियां इससे दूर रहें। इस तरह की बातें भी आज के डेट में भी होती हैं, जब आप ये देख रहे हैं कि अंतरिक्ष तक महिलाएं घूम फिर के आ रही हैं। पुरुषों से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में, सेना में आप देख लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में आप पलट कर देखें तो कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा है जहां पर महिलाएं नहीं कार्य कर रही हैं या कार्यरत रही हैं। यहाँ तक कि आप ये देखेंगे कि अब इतने भारी भरकम जो कार्य हैं जो खासकर पुरुष करते थे,
वेट लिफ्टिंग जैसी भी जो चीजें हैं, उनमें भी अगर देखा जाए तो महिलाएं बहुत अग्रणी हैं। खेल जगत में अगर आप देखिए, क्रिकेट देखिए, हॉकी देखिए, चलिए अब किन किन क्षेत्रों को गिना जाए, लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने परचम को लहराया है और अपने आप को प्रूव किया है कि महिलाओं को एक अवसर की आवश्यकता है। निश्चित तौर से इन परिस्थितियों में हमारी सरकार भी कृतबद्ध है। किस चीज के लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए। अगर छोटे शब्द में कहा जाए कि महिला सशक्तिकरण क्या है, तो महिला सशक्तिकरण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें महिलाओं को क्या किया जाएगा? शिक्षा से युक्त किया जाएगा, उन्हें रोजगार करने लायक बनाया जाएगा, उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, जिससे कि वो इकोनॉमिकली पूरी तरह से आजाद हो सके, किसी पर वो निर्भर नहीं रहे, वो आत्मनिर्भर बन जाए। इसके लिए उनके लिए हमारे इकोनॉमिक क्षेत्र में, उनके कमाई के क्षेत्र में उनको आज़ादी देना बहुत ही जरूरी है। यही नहीं, यहाँ तक कि कई घरों में तो स्वास्थ्य आदि को लेकर भी महिला और पुरुषों के अलग अलग व्यवस्था की जाती है। खाना में अगर देखा जाए, पुरुषों को अलग परोसा जाता है, महिलाएं लास्ट में बचा हुआ खाती हैं। उसको प्रेम की संज्ञा दी जाती है कि नहीं भाई, प्यार है, जो घर के पुरुष हैं वो जब खा लें उसके बाद वो खाएंगी, एक तरह से बचा हुआ खाना खाएंगी। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि हर घर में ये व्यवस्था है। अब तो धीरे धीरे इन सीमाओं को लांघते हुए महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं और वो खुद अपने हक के लिए लड़ रही हैं। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो सके, उनको वैचारिक रूप से आजादी हो और उनके साथ केवल इस आधार पर भेद नहीं किया जाए कि वो महिला है, उन्हें निर्णय लेने की क्षमता से युक्त बनाया जाए। ऐसी कंडीशन को ही हम लोग महिला सशक्तिकरण कहेंगे, जिसके लिए बहुत सारी सरकारें अपना अपना योगदान तो दे ही रही हैं। केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जा रही है वो भी राज्यों में चल रही हैं। बिहार में भी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही है, जिनकी शुरुआत किस क्षेत्र से होती है? तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र से होती है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देख ले तो आपको ये दिखेगा कि बहुत सारी योजनाएं जो है वो बच्चियों के ही स्तर पर, जब बच्ची छोटी होती है तब से ही शुरू की जा रही है, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। दूर दराज के क्षेत्रों से जो बच्चियां हैं वो शिक्षा लेने नहीं आ पाती हैं, खासकर जब वो साइकिल चलाने लायक हो जाए, रोड में चलने लायक हो जाए, तब उन्हें साइकिल खरीदने की वित्तीय सहायता दी जाए। उसके लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है 9वीं क्लास तक के, 9वीं क्लास से जो बच्चियां पढ़ रही हैं उन लोगों को, जिससे कि वो दूर दराज में भी अगर स्कूल है तो कहीं दूरी उनके शिक्षा में बाधक न बने। दूसरी अगर कहा जाए महत्वपूर्ण योजना जो है वो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, जिसमें 94,100 94,100 रुपया एक बच्ची को दिया जाता है, जो कि अलग अलग चरणों में दिया जाता है। जैसे जब उसका जन्म होता उस समय उसके लिए पैसा दिया जाता है, फिर वो 1 वर्ष की होती है तब दिया जाता है, उसके बाद वो 2 वर्ष की होती है तब दिया जाता है, फिर वो मैट्रिक में तक आती है तब दिया जाता है। उसके अलावा उसके बाद उसके पढ़ाई में जो आगे की वो उच्च शिक्षा जब वो लेती है, +2 के लिए जब आती है तब उसको दिया जाता है, ग्रेजुएशन में जब आती है तब दिया जाता है, और ग्रेजुएट जब हो जाती है तब उसके हाथ में भी पैसा दिया जाता है, जिससे कि वो आगे कोई रोजगार कर सके और एक सुखी जीवन आगे लीड कर सके। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो 4 लाख तक का ऋण खासकर जो बच्चियां हैं उनको देती है, जिससे कि वो आगे उच्च शिक्षा जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन सके। और ये बहुत ही कम ब्याज पर ये ऋण दिया जाता है, 1% ब्याज पे, नाम मात्र के लिए, और वो भी शिक्षा पूरी होने के बाद जब वो अपना कोई जॉब पकड़ती है उस समय। हाँ, जॉब की शायद कुछ सीमा होती है कि इतने वर्षों के ही अंदर उसको अपना लोन का पैसा लौटाना शुरू करना होगा। लेकिन आप खुद देखिए ये कितना ही अच्छा अवसर बच्चियों को सरकार के द्वारा दिया जा रहा है।
इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी भी कई योजनाएं जो है वो हमारे राज्य स्तर पर चल रही हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना, क्योंकि अगर शिशु मृत्यु दर देखा जाए तो बिहार में काफी रही है, और शिशुओं की मृत्यु का मूल कारण ये है कि प्रसव जो है उसकी व्यवस्था घर में ही कर दी जाती है, जिसमें कभी ट्रेंड दाई कभी अनट्रेंड दाई के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं या तो माता के लिए खतरा पैदा हो जाता है या बच्चे के लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि अस्पतालों में उनको उनकी पूरी निशुल्क प्रसव की व्यवस्था तो होती ही है, साथ ही साथ प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें 1400 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम, ये भी बहुत ही चर्चित, बहुत उपयोगी, केयर के साथ भारत सरकार और केयर के द्वारा मिलकर, ये यूनिसेफ का एक संस्था है केयर, उसके द्वारा मिलकर ये चलाया जा रहा कार्यक्रम है, जिसमें बच्चियों को निशुल्क कैल्शियम और आयरन की गोली जो है वो दी जाती है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहे, एनीमिया मुक्त रह सके। ये वैसे केंद्र सरकार की योजना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, और बिहार राज्य में तो नए सामुदायिक केंद्रों के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की भी अब नई फहरिस्त आ चुकी है। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कि अगर एक तो है कि भी बच्चा पढ़ गया तब आत्मनिर्भर हुआ, और कई बार ऐसा होता है कि नारी जो खासकर औरतों में, जो घरेलू औरतें हैं, उनमें स्किल डेवलपमेंट के लिए, जिससे वो हाथ से जुड़े हुए कुछ जो घरेलू काम है, जैसे कुछ बुनाई का काम हो गया, कढ़ाई का काम हो गया, सिलाई बिनाई का काम हो गया, या कुछ खाद्य चीजें जैसे पापड़ बनाना, बड़ी बनाना, इस तरह के बहुत सारे कार्यों का प्रशिक्षण उनको देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए कई तरह से कई अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनको सहायता देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक है आजीविका योजना। 10,000 से 2 लाख तक की सहायता राशि इसमें दी जाती है। इसकी अलग अलग कहा जाए कि क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग सीमाएं सुनिश्चित की गई हैं। कन्या उत्थान योजना, ये ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं। उसके अंतर्गत ये कुछ नया काम, नया स्टार्टअप जो है वो इससे शुरू कर सकती है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, रोजगार के लिए 10 लाख तक की सहायता। ये देखा जाता है कि वो किस तरह का रोजगार कर रही है और उसमें कितनी धनराशि खर्च हो सकती है, ये देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा 10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो ऋण के रूप में दी जाती है। और इस ऋण में 50% जो होता है, उस ऋण में बहुत कम ब्याज लगता है और बहुत लॉन्ग टर्म में इसको वापस करना पड़ता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना या 10,000 योजना, ये योजना बहुत ही चर्चित रही है, जिसमें एक परिवार से एक महिला को 10,000 रुपए स्वरोजगार के लिए दिए जाने की व्यवस्था है। बजट में अगर आप देखिए तो सरकार ने इस बार तो बजट में स्त्रियों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं रखी हैं, जिसमें अगर सचमुच ये सारी योजनाओं को कार्य रूप देने में सरकार सफल हो जाती है तो शायद एक बहुत बड़ा बदलाव बहुत कम समय में बिहार में दिखाई देगा। काहे कि इतना पैसा मिल रहा है हर क्षेत्र से जोड़कर महिलाओं को, अगर सचमुच जो लाभुक है उन तक ये पैसा पहुंच पाने में सक्षम रहा तो निश्चित तौर से पूरे बिहार में सचमुच में महिला सशक्तिकरण दिखाई देगा, महिला सशक्त होकर आगे बढ़ेंगी। जिसमें कुल बजट में 48,000 करोड़ रुपए महिला सशक्तिकरण के लिए प्रस्तावित है। इस संख्या को जरूर याद रखिएगा, 48,000 करोड़ रुपए कुल महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार बजट में प्रस्तावित है। ये कुल बजट का कितना है तो 14% है, यह कुल बजट का 14% है। 7 निश्चय कार्यक्रम, जिसमें कि सरकार ने इस तीसरी बार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इसमें 900 करोड़ रुपए जो है वो 9,000 करोड़ रुपए जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रखे गए हैं। 9,052 करोड़ 32 लाख
महिला सशक्तिकरण पर लगाया जाएगा अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। यही नहीं, सुरक्षा, महिला सुरक्षा बहुत ही बड़ा इशू है पूरे देश भर के लिए। आए दिन महिलाओं के साथ अलग अलग तरीके के कांड होते हैं, उनके साथ अत्याचार किया जाता है अलग अलग स्तरों पे, जो सचमुच बहुत शोचनीय भी है, बहुत दुखदाई भी है और बहुत गलत भी है। सरकार इसके लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, इसके लिए कृतबद्ध है कि हमारी महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। उनको बाहर निकल के जब काम करने जाना पड़ता है, बच्चियां जब स्कूल के लिए जाती हैं या और किसी समय जब उनको अकेले देखा जाता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो जाते हैं, उनको सताया जाता है। तो वैसी स्थिति से बचने के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे सहायता के लिए तरीके अपनाए जा रहे हैं। खासकर बिहार सरकार के द्वारा इसमें थाना स्तर पर अभया ब्रिगेड का गठन किया गया है। पुलिस सेवा में 35% महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आपातकालीन सहायता के लिए जो नंबर है 111, उसको डायल करके विशेष रूप से जब सफर में हो महिला, आराम से सहायता प्राप्त कर सकती है। आकांक्षा छात्रावास योजना जो है, इसमें जो कामकाजी महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, उनको फ्री रहने की व्यवस्था जो है वो की गई है। यही नहीं, हेल्पलाइन नंबर अलग से जारी किया गया है, जो कभी भी आपात स्थिति में महिलाएं डायल करके सहायता ले सकती है सरकार की या पुलिस की, जिसमें नंबर है 181। याद रखें, 181। ये बहुत ही बड़ा काम है जो सरकार कर रही है। यही नहीं, और भी योजनाएं हैं मिशन शक्ति के तहत। याद रखिएगा नाम, मिशन शक्ति के तहत आंगनबाड़ी क्रेच, क्रेच मतलब जहां बच्चों को रखा जाता है, छोटे बच्चे आते हैं उनको रखा जाता है। मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से भी क्या किया जा रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में पूरी सहायता दी जा रही है। कानूनी कार्रवाई आसानी से कर सके, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़े, ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं पड़े, वकील आदि करने में खर्च ना हो, उनसे उनको बचाया जा सके, उसके लिए भी कई तरह के अधिनियम जो है उनका कार्यान्वयन हो रहा है, होता आ रहा है। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि ये नया नया है, महिला सशक्तिकरण को देख के ही है, पहले से ही इस तरह के अधिनियम जो है वो बनाए गए हैं और उसमें भी कुछ लगातार बदलाव लाए जा रहे हैं। कठोर से कठोरतम दंड और आसान से आसान तरीके से महिला की पहुंच इस अधिनियम तक हो सके, इसकी व्यवस्था सरकार करती है, जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो कि 1961 में ही बना था, और घरेलू हिंसा, ये तो बहुत ही अच्छे से अभी चल भी रहा है, हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम 2005 कड़ाई से पालन में लाया जा रहा है। अगर सचमुच हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश का कायाकल्प हो, हमारे देश में भी वैसी ही प्रगति आए जैसे विदेशों में हम लोग देखते हैं, तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना इस समाज की जरूरत है, आवश्यकता है, केवल कर्तव्य नहीं है। नहीं तो शायद हम लोग बहुत पिछड़ के रह जाएंगे, क्योंकि अगर किसी देश की आधी जनसंख्या के साथ न्याय न हो रहा हो, उन्हें समकक्षता का दर्जा नहीं दिया जा रहा हो, तो ये गलत होगा। हम लोग तो ये कहेंगे, एक महिला होने के नाते मेरा तो यही कहना है कि हर एक महिला को स्वयं आगे बढ़ना चाहिए, सरकार उसके साथ है, और निश्चित रूप से इन सब का लाभ लेते हुए अब महिलाओं को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम कितनी सशक्त हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये झांसी की रानी, माँ दुर्गा, माँ काली का देश है, जहाँ पर सशक्त महिला का स्वरूप पहले से पूजा भी जाता है। एक शक्ति के एक रूप में ही महिला का ही नाम आगे बढ़ाया जाता है। ये हमारी परंपरा है, हम इसे ना भूलें। चलिए, बादल आते हैं छटने के लिए, और निश्चित रूप से वो दिन भी दूर नहीं है कि बहुत जल्द महिलाएं भी पूरी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक,
शैक्षणिक या कोई भी क्षेत्र हो हमारे समाज का, उसमें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के स्वच्छंद जीवन जीने में सफल हो सकेंगी। थैंक यू।